नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 जनवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। और एक बार फिर से बता दूं, पीडीएफ में जितना ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताया उसी से लगभग 80% सवाल आपको जो है यहाँ पे आ गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले का पीडीएफ देखें, फिर ये वीडियो को आप जो है मिलाएं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी पत्नी मर गई हो। देखिए, जब पूछा गया था जो कभी बूढ़ा न हो, तो मैं बताया था ये होता है अजर। जो कभी न मरे उसे कहते हैं अमर। जिसका पत्नी मर गया उसे कहते हैं विधुर। जिसका पति मर गया उसे कहते हैं विधवा। ठीक है। एक प्रश्न हिंदी से पूछा गया। बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी हैं? पीडीएफ में मिल जाएगा। चाहे तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल की बात करेगा 5 गो होगा। वॉलीबॉल में 6 गो खिलाड़ी होगा। फुटबॉल में 11 गो और रग्बी फुटबॉल में 15 गो। अब बेसबॉल के बारे में क्या है एक्स्ट्रा, तो ये अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। ठीक है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे पूछ रहा है। सब दिन बताते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 23 में मानव तस्करी पर रोक बताया गया है। मानव तस्करी पर जो है रोक बताया गया है। और अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे काम पे नहीं लगाया जाएगा, इस प्रकार का वक्तव्य को दर्शाया गया है। दोस्तों ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आर्टिकल यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पीडीएफ में मौलिक अधिकार का जो भी आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक ऑलरेडी छपे हुए हैं, तो एक ही चीज को बार बार छापना सही नहीं है। आपको पीडीएफ, अगर आप ही जो है आज ज्वाइन कर रहे हैं आज हमारा चैनल, तो आप पीडीएफ के टेलीग्राम में बैक में जाइएगा जब से एग्जाम चालू हुआ, और पूरा पीडीएफ को खंगाल लीजिएगा। आपका जीके जीएस में कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है। खाली करेंट अफेयर देखते रहे, मॉक लगाएं, एनालिसिस को फॉलो करें, आपका एग्जाम एकदम बल्ले बल्ले होगा। एक प्रश्न पूछा गया, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए कल बताया था मैंने मौखिक रूप से, राज्यपाल बनने के लिए जब थर्ड शिफ्ट में राज्यपाल से संबंधित प्रश्न नहीं मिल रहे थे तो वहां पे मैंने राज्यपाल का सभी बायोडाटा रख दिया था। राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष होती है। अधिकतम लोकसभा में 550 मेंबर हो सकते हैं। पहले 552 मेंबर होता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का जो सिस्टम था इसे समाप्त कर दिया गया है। तब से लेकर आज तक जो है 550 सदस्य होगा आपका लोकसभा में। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, अधिकतम संख्या सदस्य जो होगा 250 सदस्य होगा। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने हेतु जो न्यूनतम उम्र सीमा है ये आपका 35 वर्ष है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीएम कितने उम्र में आप बन जाओगे, तो 25 साल में आप बन सकते हो पीएम, क्योंकि पीएम जो है लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा का जो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं वही पीएम होते हैं, जैसे भी मोदी साहब हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई ग्राम पंचायत में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछ दे तो 21 वर्ष होता है। ये सबसे भिन्न है और इसे जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये छपेगी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर आप बोलते हो क्वेश्चन छप जाता है, कहीं आप ही तो क्वेश्चन नहीं दे रहे हो। ऐसे मत बोलो भैया, उठा के ले जाएंगे एसएससी वाले मुझे। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है ना, विदेश सचिव 2022 कौन है? अगर आपको याद हो, पहले ये जो है नेपाल में भारत का राजदूत हुआ करता था, वहां से उठा के इसे जो है विनय मोहन क्वात्रा साहब को फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया। जो इससे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला इस पद पे जो है आसीन थे, उनको हटाया गया। इनके पद पे जो है विनय मोहन क्वात्रा को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था। और विनय मोहन क्वात्रा पहले कहां थे? नेपाल के अंदर भारत का राजदूत था। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर है। दोनों बात अलग अलग ध्यान रखेंगे। ठीक है। विदेश सचिव अलग होता है, विदेश मंत्री अलग होता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल बताया है, कल बताया जी इसको। ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है आपका शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर गारंटीड है। ठीक है। आर्टिकल 21 के ए में जो है 14 वर्ष से कम यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तभी तो आप देख रहे हो मिड डे मील वगैरह जो है निःशुल्क, मतलब खाना भी फ्री, भोजन भी फ्री, किताब भी फ्री, पढ़ाई भी फ्री।
ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ते, है ना। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य भी है। तो दोनों बात समझेंगे, दोनों बात में जो है 2002 के 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अमल में लाया गया था, लेकिन उस समय जो है इसे फॉलो नहीं किया गया। जो निःशुल्क शिक्षा वाली बात है ये 2010 से फॉलो हो रहा है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर गारंटीड है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगर आपसे कोई पूछ ले शिक्षा किस सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है, VVI कर लीजिएगा, ठीक है। कल या परसों आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, जानकी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जानकी माता सीता को आप जानते हैं, उन्हें ही जानकी कहते हैं। उनका जो है उपनाम जो है सीता है, वैदेही है, जनक सुता, सुता मतलब पुत्री होता है और जनक की पुत्री थी इसलिए जनक सुता। मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश राजा जनक को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मिथिला का जो नरेश है वही मिथिलेश है, ठीक है। हम भी मिथिला से हैं, मधुबनी मिथिला में पड़ता है, मिथिला रीजन में है। तो जो मिथिलेश है वह जनक को कहा जाता है, मिथिलेश कुमारी मतलब सीता मैया। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नृत्य पूछा गया, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये SSC MTS में हमने बताया था और वहां भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये महाराष्ट्र में है कोली कट्टा नृत्य, ठीक है। महाराष्ट्र समाज में जो मछुआरा समुदाय के लोग होते हैं, जो अपने गांव घर में हम इसे मल्लाह कहते हैं, यहाँ पे कोली कहा जाता है, ठीक है। कोली एक जाति का नाम है और यहाँ पे कोली कट्टी नृत्य जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। फुगरी, लावनी, तमाशा, रंगोली, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सभी जो है आपका महाराष्ट्र के प्रमुख कल्चर हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा बर्ली पेंटिंग, बर्ली पेंटिंग कल बताया था, पूछा जाएगा बर्ली पेंटिंग। इसके बाद सोहराई खोबर, सोहराई खोबर जो है आपका ये झारखंड का पेंटिंग है। बर्ली पेंटिंग आपका मुंबई का है। मिथिला पेंटिंग आपका बिहार का है, ठीक है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। भित्ति चित्र आपका उड़ीसा का है। तो ये चारों ध्यान रखे, पता नहीं कब पीछे से आके बोलेगा मैं तो आ गया एग्जाम में, अब जवाब दो, ठीक है, तो देना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, कोई बच्चा बता रहे हैं कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक साइड में। एक बच्चा बताया बेसबॉल में कितना होता है। बेसबॉल में मैं बता दिया 9 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, फुटबॉल में 11 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। तो चाहे कुछ भी पूछे भाई, एनालिसिस देखो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम फतेह करो, नौकरी लो, मजे करो, है ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? कल वाले आज सवेरे जो PDF भेजा है उसमें मिल जाएगा आपको। विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया के अंदर हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ये ISCR का सदस्य भी रह चुके हैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज हरित क्रांति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो आप एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे पहलू देख रहे हैं कि सबसे पहले पंजाब में सबसे अधिक असर गेहूं पे पड़ा, तो एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा कि किस फसल पे सबसे अधिक हरित क्रांति का असर पड़ा। उसमें ऑप्शन था चावल और मसूर, चावल और चना, चावल और गेहूं। तो चावल और गेहूं पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट का यही सब फायदा है दोस्तों मेरे भाइयों, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, एस आकार का कौन सा महासागर है? एस आकार का कौन सा महासागर है जी? अटलांटिक महासागर है। महासागर कितने हैं? 5 है जनरली, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही महासागर होता है, ठीक है। महासागर ऐसे कहने को 5 है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही महासागर होते हैं। अगर आप UPSC का मेंस वगैरह लिखते हैं, चाहे कोई भी PCS का मेंस लिखते हैं, तो महासागर का 4 ही जिक्र कीजिएगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, जिसका जो आकार है अंग्रेजी के अक्षर S के जैसा ऐसा है, ठीक है। और इस साइड में आपका जो है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे अफ्रीका महादेश है, और यहाँ पे आपका एशिया महादेश है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका गुजर रहा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है क्योंकि ये अधिकांश अफ्रीका के किनारे को धोता है, क्योंकि अफ्रीका महादेश को भी अंध महादेश कहा जाता है, इसलिए क्योंकि विकास करने की दृष्टि से काफी पिछुआए हैं, ठीक है। अगला सबसे बड़ी महासागर तो सबसे गहरी महासागर आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ही मरियाना खाई जो चैलेंजर गर्त में स्थित है, और ये दुनिया का सबसे अधिक गहराई वाला स्थल है। इसकी टोटल गहराई 11,022 मीटर आंकी गई है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, ठीक है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, डिएगो गार्सिया, ये भी आपसे पूछा जाता है। हरित क्रांति का असर किस फसल पे सबसे अधिक पड़ा? गेहूं और चावल पे अभी भी जिक्र किया। आज 2 प्रश्न हरित क्रांति से छप के दोस्तों मेरे भाइयों। 1966 1967 में जो है इंडिया में धूम मचाया था हरित क्रांति, वैसे 1960 में ही ट्रायल हुआ था पंजाब में। तीनों बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। फूलदेव त्योहार का आयोजन कहाँ होता है? सब दिन बताता हूँ, उत्तराखंड। फूल से 3 त्योहार है, एक तो फुलदई है उत्तराखंड, एक आपका है बथुकम्मा।
बथुकम्मा जो है ये आपका तेलंगाना का, इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। एक त्योहार है आपका एंथुरियम, एंथुरियम जो है नॉर्थ ईस्ट का त्योहार है, इसे भी फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो सभी बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए आपको थंबनेल पे ये क्वेश्चन नहीं मिला तो बताना, थंबनेल पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और 15 तारीख को दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है आपका 1992 में हुआ था। रेखा शर्मा वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया, 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पे किस वंश ने शासन किया? देखिए खिलजी वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पे जो है टोटल 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, टोटल कितने वंश शासन किए? 5 वंश शासन किए। थोड़ा सा समझ लीजिए, इससे यहां से क्वेश्चन अब आएगी। ठीक है, गुलाम वंश, इसका कौन सा संस्थापक है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को और क्या कहा जाता है? ममलूक वंश। एनटीपीसी के मेंस में ममलूक वंश पूछ दिया, बच्चे लोग पेन खटखटा के आ गए, नहीं बना पाए। ठीक है, ममलूक वंश गुलाम वंश को ही कहा जाता है। उसके बाद आया खिलजी वंश। उसके बाद खिलजी वंश का संस्थापन कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापन कौन हो जाएगा? खिज्र खां। ठीक है, उसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। इसके बाद क्या हुआ दिल्ली सल्तनत का? तो इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गया। पानीपत का प्रथम लड़ाई याद है? 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो लोधी कहां से आया? जो लोधी वंश के अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोधी, दोनों में लड़ाई हुई, इब्राहिम लोधी की हार हो गई। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना कर दिया भारत में, जो लगभग 1526 से जो है आपका 1857 तक भारत पर राज किया। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है एक कोरिलेशन विधि से सब चीज को याद रखेंगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। चलते हैं आगे। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक से एक बात जरूर याद रखना भाई, गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श, लाख बख्श कहा जाता है, मतलब लाखों का दान देने वाला कहा जाता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को। परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का आपका परमाणु क्रमांक 12 होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने कहां से पकड़ा था? आपको याद होगा, मैंने अभी भी बताया 1526 से 1857 तक जो है मुगल वंश चला था यहाँ पे। तो 1857 में जब सिपाही विद्रोह होती है, 10 मई 1857 को आग भड़का था मेरठ से। ये भी बात ध्यान रखना, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह जो है कहां से शुरू हुई थी, कहां से भड़की थी? तो मेरठ से। मंगल पांडे वो साहसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाने में जो है अपना अहम योगदान दिए, बाद में शहीद हुए। और मैं बता दूं, मंगल पांडे जैसे वीर का आज जो है कम नाम लिया जाता है यहाँ पे, लेकिन जो इस कृत्य में शामिल नहीं रहे, ये दुर्भाग्य हमारे इस देश का। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूं के मकबरा से ये जो है आपका पकड़ा गया था। कौन? बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र। और इसको कहां पे भेज दिया गया था? रंगून के अंदर भेज दिया गया था। कहां? रंगून। रंगून कहां है? बर्मा में है, बर्मा, जिसका आधुनिक नाम आजकल क्या है? म्यांमार है। म्यांमार का आपका राजधानी पूछ देता है नेपीता। क्या है? नेपीता जो है आपका म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार अपने से जस्ट बगल में ही है। ठीक है, अपना नक्शा देखेंगे अपने बगल में ही है, आसियान का सदस्य भी है म्यांमार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आज का पहला शिफ्ट का एनालिसिस। मिलेंगे मैथ वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर दिल से अच्छा लगा हो और लग रहा हो कि इनके द्वारा बताया गया एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे काम का है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।